सो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार देवी और सज्जनों। मैं स्वप्निल आदमने अपने साथी एनजे कर्मचारी की ओर से और एनजे पार्टनर की ओर से आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय आज के संध्याकालीन सत्र में सैटरडे स्कूल डिजिटल इन्वेस्टर मीट जो हमारा इनिशिएटिव है उसके लिए देने के लिए चुना। आज का जो टॉपिक है अवेयरनेस ऑन स्टेइंग इन्वेस्टेड अमिड्स मार्केट वोलेटिलिटी। जो लोग हमारे इस सैटरडे इन्वेस्टर्स डिजिटल स्कूल के लिए जुड़े हैं उनके जानकारी के लिए थोड़ा एनजे के बारे में बता दूं। एनजे इंडिया इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड एक सूरत बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हम B2B प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। 1994 से इस्टेब्लिश्ड है। एज ऑन टुडे, आज की डेट में अगर बात करूं तो 2,70,000 करोड़ का हम एसेट अंडर मैनेजमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड में, which makes us the one of the largest distribution house in India। हमारा जो SIP बुक है, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है, वो ऑलमोस्ट 2300 करोड़ के आसपास हम मैनेज करते हैं। तो 40 लाख इन्वेस्टर के आसपास हम लोगों को सर्व करते हैं थ्रू आवर चैनल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है वो हमारे चैनल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर है। भारत में 75% पिन कोड में, 85% तालुकाज में, 95% सिटीज में और 97% यूनिट स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज में हमारे इन्वेस्टर्स का प्रेजेंस है। म्यूचुअल फंड के अलावा अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी आप हमारे चैनल पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर से अवेल कर सकते हैं। सो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो नॉर्मल इन्वेस्टर मीट नहीं होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो लाइफ हो या स्टॉक मार्केट, अगर आप देखेंगे ये अलग टाइप के टीचर होते हैं। दे ऑलवेज टेक योर एग्जाम फर्स्ट एंड देन टीच यू दी लेसन्स या फिर आपको रिवॉर्ड देते हैं। सो ऐसे माहौल में हमें डटे रहना है, हमें कंपोज रहना है। क्या चीजें हमें करना चाहिए वो हम देखने की कोशिश करेंगे। एज एन इंडियन वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ लकी कि हम भारत जैसे देश में वो भी इस पर्टिकुलर फेज में हम पैदा हुए हैं। बिकॉज अगर 100 साल पहले अगर हम भारत देश में पैदा होते थे तो शायद से हम बिफोर इंडिपेंडेंस रहते थे, या 100 साल बाद अगर हम भारत देश में पैदा होते तो वी डोंट नो कि क्या सिचुएशन रहती थी। या फिर आप बाजू के देशों में पैदा होते थे तो क्या अपने साथ हालत होती थी, हम बखूबी जानते हैं। सो वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ लकी कि हमने भारत जैसे देश में जन्म लिया है और ये फेज में लिया है जहाँ पे पर्टिकुलरली सब ज्यादा यंग इन्वेस्टर्स या यंगस्टर्स है जो ज्यादा रिस्क ले रहे हैं, ज्यादा ग्रोथ की बात कर रहे हैं। ओके, तो और दूसरी चीज कि हम अभी इक्विटी मार्केट के साथ बखूबी अपने साथ फैमिलियर है। बिकॉज अगर ऐसा देखा जाए तो ऑलमोस्ट 18 करोड़ लोग इक्विटी मार्केट थ्रू डीमैट या वेरियस फॉर्म में करते हैं। आउट ऑफ दैट 5.5 करोड़ इज इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज बाकी 140 करोड़ जनता में से 120 करोड़ जनता अभी भी इक्विटी मार्केट से परे नहीं है या परिचित नहीं है। तो ऐसे माहौल में वी शुड कंसिडर आवरसेल्फ लकी कि भाई हम इक्विटी मार्केट से एटलीस्ट परिचित तो भी है या परिचित हो रहे हैं। नाउ आपने वॉरेन बुफे जी का नाम सुना होगा। वो हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट नॉट इजी। हमें इक्विटी मार्केट में बने रहने के लिए सिंपल लॉन्ग टर्म की हम बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली लॉन्ग टर्म कोई ज्यादा रुकते नहीं है, बिकॉज दिस टाइप इट इज डिफरेंट। ये सिंड्रोम जो होता है ना वो अलग बार हर मार्केट वोलेटिलिटी में हमें इम्पैक्ट करता है कि कोई इमोशनल डिसीजन लेने के लिए। ऐसा कहते हैं कि इक्विटी मार्केट में 80% EQ एंड 20% IQ की जरूरत है, लेकिन हम उल्टा करने की कोशिश करते हैं कि 80% हम IQ और 20% EQ यानी इमोशनल क्वेश्चन, भावनाओं को वश में नहीं रखते हैं एंड अनटाइमली हम डिसीजन लेते हैं पैनिक सिचुएशन में, पर्टिकुलरली वोलाटाइल मार्केट में। आप देखेंगे बहुत सारे न्यूज आते हैं कि इतने इन्वेस्टर्स ने अपने पैसे गंवाए या इतने इन्वेस्टर्स ने पैनिक सेलिंग किया, या F&O में सेबी का भी एक ये आया था आर्टिकल जहाँ पे 93% लोग अपने पैसे गंवा चुके हैं। फिर भी लो लॉस ग्राउंड कवर करने के लिए या जल्दी बिलियनियर बनने के लिए या मिलियनियर बनने के लिए हम अनड्यू रिस्क लेना चाहते हैं। तो ऐसी चीजें ना हो, पर्टिकुलरली ये क्यों इन्वेस्टेड रहना है ये वोलेटाइल मार्केट में, आज के लिए ये बताने के लिए हमारे पास एक एमिनेंट पर्सनल है। मैं थोड़ा सा उनको पहले इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर हम ये क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में हम ये सेशन करेंगे। सो आज हमारे लिए
Mr. Swarup Anand Mohanty ji available hai, who is the Vice Chairman and CEO of Mirai Asset Investment Managers India Private Limited, with over 30 years of expertise in financial services, specializing in asset management sales. Since joining in July 2011, he has led Mirai Assets India operations with visionary leadership, navigating challenging market conditions and strategic insight. Mr. Mohanty is a graduate of Stanford Executive Program and an alumni of Stanford University's Graduate School of Business. He also holds a PGDBM and BCom honors degree. He is actively engaged in the key industry bodies, including SEBI's Mutual Fund Advisory Committee (MFAC). दूसरा, Board of Directors AMFI, Association of Mutual Funds in India, Index Advisory Committee, Equity National Stock Exchange, NSE Indices Limited, and Ministry of Finance Committee for Unified Pension Scheme (UPS) Investment Patterns, chaired by Shri Supratim Bandyopadhyay, former chairperson of PFRDA. Beyond his corporate roles, Mr. Mohanty is an avid music enthusiast, championing the preservation of vinyl records. He draws parallel between his investment philosophy and his passion for music, emphasizing patience and long-term vision, core principles that have driven Mirai India success in India. So, without wasting your time, I will welcome Swarup sir. Welcome, sir. Thank you so Swarup much. sir. Thank you so much, NJ, for giving this opportunity. या सो हमने ये इस सैटरडे स्कूल का थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है सर. हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आज इन्वेस्टर के जो कंसर्न है वो हम पूछना चाहेंगे. तो सर प्लीज अलाउ मी टू आस्क यू क्वेश्चन. ठीक है. तो कुछ क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे. तो पहला जो क्वेश्चन है सर कि व्हाट आर द मेन रीजंस बिहाइंड द करंट मार्केट वोलेटिलिटी एंड हाउ लॉन्ग इट इज एक्सपेक्टेड टू लास्ट. देखिए, ये दो हिस्सों में बात करना चाहता हूं कि पहला तो एक वॉलेटिलिटी इज पार्ट ऑफ द मार्केट. कभी कभी रीजन होते हैं, कभी कभी रीजन नहीं होके भी वॉलेटाइल हो जाते हैं. बट इस बार कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं. जो एक रीजन तो हर दिन हमें देखने को आता है कि वर्ल्ड एक बहुत ही डिफरेंट टाइम से गुजर रहा है. हर एक कंट्री में कुछ ना कुछ इम्पैक्ट्स हैं. इसके वजह से पूरे मार्केट, कमोडिटीज या करेंसी जो भी देखें, सब पे एक प्रभाव चल रहा है. ऑयल पे भी काफी इम्पैक्ट है. जब ये ग्लोबल ऐसा एक सिचुएशन हो तो स्वाभाविक है कि मार्केट्स विल आल्सो गेट इम्पैक्टेड. इंडियन मार्केट्स वर आल्सो इम्पैक्टेड लास्ट ईयर. अगर आप लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड आप देखें, थोड़ा ग्रोथ में भी एक रुकावट आई थी. कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी थोड़े बहुत स्लो हो गए थे. प्लीज अंडरस्टैंड, कोविड के बाद लगातार 4 साल ग्रोथ दिखा था, तो कभी ना कभी थोड़ा बहुत मार्केट तो एक ठहर के मार्केट का एक नुमाइंदा करके फिर आगे बढ़ता है. ये वो टाइम है. द गुड पार्ट इज 2 साल से हमारे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है. ऑयल अभी थोड़ा नीचे गया है तो थोड़े ट्रिगर्स ठीक हो रहे हैं. बट जो एक स्लो डाउन हुई थी लास्ट ईयर, उसका जब तक कुछ चेंज नहीं होता है तब तक मार्केट शायद एक ट्रिगर के लिए वेट करेगा. मेरे हिसाब से जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इंडिया के लिए है वो है इन्फ्लेशन. और बिकॉज 2 साल के मानसून अच्छे रहते हैं तो इन्फ्लेशन एक दूसरा साल भी ठीक रहेगा. और जब ये तीसरा साल तक जाएगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द होल मैक्रो हो जाएगा. एक रुपी जो काफी वॉलेटाइल हो चुका था थोड़ा बहुत, अभी बिकॉज ऑफ डॉलर वीकनिंग ऑल्सो एक अच्छा एक स्टेडी रेट पे आ चुका है. और ये जो ऑयल की प्राइसेस जो घटे हैं, इस पे इंडिया को बेनिफिट मिला है. तो इससे रह जाता है सिर्फ कॉर्पोरेट अर्निंग्स. अगर कॉर्पोरेट रिजल्ट सेकेंड हाफ में ठीक हो जाते हैं तो शायद मार्केट वो एक इंडिकेशन के लिए वेट कर रहा है. बट अगर आप ये सब मान के भी देखें तो जो लेवल्स में मार्केट है, इतना कोई खराब लेवल नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, जो म्यूचुअल फंड आपने आपका SIP बुक 2300 है, करीब मार्केट का 10% है आपके पास, 10 से थोड़ा कम, इज अ वेरी लार्ज पार्ट. लेकिन म्यूचुअल फंड्स अभी मंथली 27,000 करोड़ के SIP बुक पे बैठे हैं. माने 27,000 करोड़ का बाइंग कैपेसिटी सिर्फ म्यूचुअल फंड का SIP के पास ही है. बाकी लमसम परचेज, AIF, PMS और डायरेक्ट स्टॉक्स को अगर मैं जोड़ दूं
द पॉइंट आई एम मेकिंग इज मार्केट एक बायर बन के खड़ा है, काफी फोर्सेस हैं, तो विच इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दिस मार्केट वाज से 5 years ago. तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स आर ऑलवेज इन अ फार बेटर हेल्दी पोजीशन. मोर इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी भी ठीक है. तो मैं ये नहीं मानता हूं कि मार्केट बहुत खराब है. हम तो बहुत कंस्ट्रक्टिव है ऑन द मार्केट. ओके, सो आपने जैसा कहा सर कि पहले एक तो ऑयल, फिर दूसरा करेंसी, फिर तीसरा कॉर्पोरेट अर्निंग और चौथा इन्फ्लेशन, ये डिसाइडिंग फैक्टर है और इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए बिकॉज इक्विटी मार्केट के लिए म्यूचुअल फंड और अदर जो प्लेयर्स है दे आर रेडी विद देयर पेडिग्री, तो शायद से इतनी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिले आगे चल के, तो इन्वेस्टेड रहना इज अ वेरी गुड टैक्टिक्स. बराबर सर? या स्वप्निल जी, एक वो कहते हैं ना कि देर इज अ रिस्क टू इन्वेस्टिंग, देर इज अ रिस्क जी, टू नॉट इन्वेस्टिंग. मैं ये मानता करेक्ट. हूँ. और जो आपने पहले कहा ना, उसको थोड़ा सब लोग थोड़ा समझे कि हम लोग इतने लकी हैं टू बी इन इंडिया एट दिस मोमेंट. और ये आपने बहुत सटीक बोला कि 50 साल पहले या 100 साल पहले या 50 साल के बाद, मैं ये मानूंगा 50 साल के बाद जब ग्रोथ हो जाएगी तो मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज भी कम हो जाते हैं. राइट. ये ग्रोथ फेज में ही पैसा बनता है. एंड वी आर सो लकी टू बी इन दिस कंट्री एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम. ये जो लक है, इसको आप नजरअंदाज ना करें. इसलिए नॉट इन्वेस्टिंग इज रिस्की. Perfect, sir. Perfect. Perfect. Okay. Please allow me to ask the second question, sir. Why is Sir. volatility considered a normal part of market behavior, and how should investor interpret it? देखिए, वॉलेटिलिटी, ये स्टॉक मार्केट क्या है? मार्केट है. ये मार्केट में एक बायर होता है, एक सेलर होता है. कोई भी मार्केट आप चाहे, और वो बायर और सेलर जहां मीट करते हैं उससे एक प्राइस बनता है. करेक्ट. कभी अगर बायर ज्यादा हो जाते हैं, डिमांड ज्यादा हो जाता है, तो प्राइस नीचे जाता है. और बायर कम हो जाते हैं तो शायद डिमांड थोड़ा, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. मार्केट ऐसा होता है. अगर कुछ जो मैंने 4-5 रीजंस बोले हैं, उसके वजह से कुछ अगर बायर्स थोड़े नीचे हो जाते हैं तो बाजार थोड़ा नीचे जाता है. राइट. इट इज अ डिमांड सप्लाई गेम. सो वॉलेटिलिटी इज अ पार्ट ऑफ any market. Why stock market? And in volatility lies the opportunity. अगर बाजार के भाव ऊपर नीचे ना हो तो आपको अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा? राइट. एंड फिर क्या होता है ना, स्पेशली इक्विटी की तरफ से बात करना चाहता हूं. हम एक कंपनी में निवेश करते हैं. वो कंपनी का एक लॉन्ग टर्म जर्नी होता है. वो जर्नी से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम बेस्ट 15 दिन इससे हम चूज करें. वो करीब नामुमकिन होता है. हम एक कंपनी के साथ जुड़ते हैं, लॉन्ग टर्म में वो कंपनी बड़ा बनता है. वो जो बड़ा बनने के बाद जो प्रॉफिट या शेयर्स और डिविडेंड्स जो वापस देते हैं हमें, उससे ही वेल्थ क्रिएट होता है. राइट. अगर कोई भी बड़े कंपनी, छोटा कंपनी, उनका प्रोमोटर से आप पूछे क्या ये बेस्ट डे है आपका स्टॉक प्राइस या कंपनी का, वो बोलेंगे नहीं, बेस्ट तो आगे जाके बनेगा. राइट. तो इसलिए ये जर्नी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं ये मानता हूं कि आप खुद देखें, खुद के साथ एक एक्सपेरिमेंट करें. अगर आपको लगता है बाजार खराब है और आप बाजार से निकल जाते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज कीजिएगा. जो एनएवीज पे आप निकल रहे हैं वो आप लिख के रखिएगा प्लीज. और जब आपको लगता है कि बाजार अच्छा है और आप वापस आते हैं तो थोड़ा एनएवी आप कंपेयर कीजिएगा. अगर एनएवी नीचे है तो बहुत बढ़िया. अगर एनएवी अलग है तो आपको सोचना पड़ता है. राइट. फाइनली आपका पैसा है और आपको आपके पैसे का ध्यान रखना चाहिए. तो थोड़ा खुद के साथ अगर एक्सपेरिमेंट करें तो अच्छा रहेगा. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आप माने, विश्वास करें ना करें, इंडिया 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन जाएगा. और आप पे निर्भर है कि आप वो 8 ट्रिलियन देखेंगे या सपोज आज के डेट में इंडेक्स कुछ 80,000 के आसपास है वो देखेंगे. अगर आप 80,000 देखेंगे तो आपका बिहेवियर कुछ और होगा. अगर आप 8 ट्रिलियन देखेंगे तो बिहेवियर कुछ और होगा. ये जो जर्नी का वन ऑफ द बेस्ट वेज, आप ये जर्नी खुद महसूस करने का उपाय होता है कैपिटल मार्केट्स. अगर आप बाजार में बैठते हैं और 8 ट्रिलियन का फुल जर्नी लेते हैं तो वो जर्नी का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो में आता है.
अगर खुद कर सकते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक कीजिए, अगर नहीं कर सकते हैं तो एक फंड मैनेजर का चयन करेंगे। कौन सा फंड मैनेजर बेहतर है वो आपको एनजे बता रहे हैं। उसके बाद आप फंड मैनेजर के साथ दीजिए। मेरा एक ही गुजारिश रहेगा कि फंड मैनेजर पे फंड मैनेजर ना बने, उनके साथ दीजिए और ओवरऑल ओवर दिस पीरियड ऑफ 4 ट्रिलियन टू 8 ट्रिलियन वो वेल्थ क्रिएट करके ही देंगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा बात है। 8 ट्रिलियन होगा तो पैसा कंट्री बनाएगा, अगर कंट्री बनाएगा और उसमें आप निवेश रखेंगे तो आपका भी पैसा बनेगा। परफेक्ट है सर। सो आपने ये बोला कि वोलेटिलिटी इज इननेट नेचर ऑफ मार्केट, तो वी कैन नॉट अवॉइड वोलेटिलिटी बाय ना इन्वेस्टिंग इनटू शेयर मार्केट, वो तो आएगा ही आएगा, और मार्केट टेंड्स टू बी साइक्लिकल होता ही है। तो आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म स्टोरी देखें इंडिया की, तो $4 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन हम पहुंचने वाले हैं। नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन कि इसमें आपको बने रहना है या बीच बीच में आके निकलना है। और दूसरा आपने अगर आप खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो तो खुद इन्वेस्ट कीजिए बाय इन्वेस्टिंग इनटू स्टॉक। अगर आपको ये वोलेटिलिटी सहन नहीं होता है या उतना ज्यादा वोलेटाइल मार्केट आपको देखना नहीं होता है, तो यू बेटर इन्वेस्ट विद द प्रोफेशनल लाइक फंड मैनेजर, बट फंड मैनेजर के ऊपर फंड मैनेजर मत बनो। Am I right, sir? जी, Okay. राइट सर। Should we move on to the next question? यस सर, या Yeah. So, can you explain how volatility can actually present an opportunity for long-term investor? प्लीज जो लास्ट क्वेश्चन पे एक ऐड करना चाहता हूँ, जब तक आप जी। ये वॉलेटिलिटी एम्ब्रेस नहीं करते हैं तब तक आप ये एसेट क्लास का एक्चुअल भाव नहीं जान पाएंगे। वॉलेटिलिटी सब में है, जो आप घर में रहते हैं उसका भाव ऊपर नीचे होता है, अगर आप गोल्ड में निवेश कर रहे हैं उसका भी भाव ऊपर नीचे रहता है। हमारा बाजार का क्या है ना, वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, आपको हर दिन हर समय उसका भाव पता चल जाता है, इसलिए आपको वो दिखता है। ऐसा नहीं कि वॉलेटिलिटी कहीं नहीं है, कभी कभी आप जो मकान में रहते हैं उसका भाव चेंज नहीं होता है सालों साल, जिसको आप टाइम करेक्शन कहते हैं, राइट। बट ऐसा नहीं है कि बाजार नीचे जाता है कोई जाके घर बेच देता है। जो आप बिहेवियर रियल एस्टेट या गोल्ड की तरफ दिखाते हैं, वही बिहेवियर अगर आप इक्विटी मार्केट्स की तरफ दिखाएं तो आपका वेल्थ क्रिएट होता है। आप गोल्ड कोई बेचता नहीं है, जबकि गोल्ड पे थोड़ा इस पे वॉलेटिलिटी पे थोड़ा इस पे गोल्ड का उदाहरण देना चाहता हूं कि गोल्ड का एक एसआईपी डेट है, स्वप्निल जी आप मानेंगे कि नहीं, एक दिन में सब लोग को बताया गया है कि ये दिन अच्छा दिन है गोल्ड खरीदने के लिए। अक्षय तृतीया कोई कहता है, कोई इसको धनतेरस कहता है। गोल्ड एक कमोडिटी है, राइट, डिमांड एंड सप्लाई पे निर्भरित है। उस दिन आप भी मानते हैं और सबको पता है कि सबसे ज्यादा डिमांड उस दिन होता है। उस दिन अगर सबसे ज्यादा डिमांड हुआ तो सबसे बड़ा प्राइस उसी दिन होता है। अगर मैं आपको बोलूं नहीं उस दिन ना खरीद के 15 दिन बाद आप खरीदिए ना, शायद बेटर प्राइस होगा क्योंकि डिमांड कम, आप नहीं मानेंगे क्योंकि उस दिन बताया गया खरीदने के लिए। फिर उसको लेके हम सालों साल खरीदते हैं, जेनरेशन पर जेनरेशन खरीदते हैं, और क्योंकि इतने जेनरेशन से खरीद रहे हैं हमें ये जहन में आ गया कि गोल्ड एक अच्छा एसेट है। बिहेवियर आपका इंटैक्ट है, तो बिहेवियर टू इन्वेस्टिंग जो राइट इन्वेस्टिंग है ना, वो गोल्ड में सब लोग दिखा रहे हैं। ऐसे नहीं कि किसी के पास बिहेवियर का पता नहीं। अब वही जो प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टिंग इधर भी लागू हो जाता है कि अच्छा एसेट लें और उसको बार बार खरीदते जाएं, कभी वो भाव ऊपर मिलेगा कभी वो भाव नीचे मिलेगा। ओवरऑल जो कहते हैं हम रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, अगर धीरे धीरे आप एक एवरेज कॉस्ट में वही अच्छा एसेट एक्यूमुलेट करते जाए तो वेल्थ क्रिएट आगे जाके बनता है। बहुत सिंपल है, बट ये इसका और भी बेटर हो जाता है विद वॉलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट कभी ऊपर रहता है कभी नीचे रहता है। अगर मेरे को पता होता कि मार्केट कब नीचे जाता तो मैं सैलरीड इंडिविजुअल नहीं होता, अपना इन्वेस्टिंग का धंधा करता, राइट। बट वो किसी को नहीं पता होता। मार्केट इज ऑलवेज स्मार्टर देन, बिकॉज मार्केट इज क्या कहते हैं, इज डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, जो बहुत फैक्टर्स हमारे कंट्रोल के बाहर होते हैं, राइट। कभी कोई सैंक्शन मारता है, मुझे तो बोल के नहीं सैंक्शन मारता है, राइट। अगर मेरे को पता होता है सैंक्शन मारता है तो मैं कुछ और होता है, बट सडनली देयर इज अ वॉर, ऑयल प्राइसेस चेंज होते हैं, तो इसलिए वो जो प्राइस होता है चेंज होता है, वो प्राइस का बेनिफिट जब तक आप लेना नहीं जानेंगे तब तक ये एसेट क्लास आप पहचानेंगे। और वो जानना जरूरी है, वो जानने का जो तरीका होता है वो एक जर्नी होता है। मैं ये मानता हूं कि इन्वेस्टिंग एक खुद को जानने का एक जर्नी होता है, खुद का रिस्क टेकिंग एबिलिटी का जर्नी होता है,
और खुद को क्या चाहिए वो जानने का एक जर्नी होता है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है स्वप्निल जी। हम लोग सब मार खा के थोड़ा बहुत बेटर या बेहतर इन्वेस्टर बने हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। बट जैसे मैं सिंपल सा कह रहा हूँ, जैसे रियल एस्टेट हम समझते हैं कि खरीद के उसको नहीं बेचते हैं, या गोल्ड हम खरीद के नहीं बेचते हैं, वैसे भी एक अच्छा एक फंड या स्टॉक लेके अगर नहीं बेचेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वेल्थ क्रिएट होता है। परफेक्ट। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि जो हमने बिहेवियरल बाकी के एसेट क्लास के लिए दिखाया है, वही अगर बिहेवियरल जो ये है ट्रेड्स, वो अगर हम इक्विटी के लिए दिखाएंगे तो डेफिनेटली आप यहाँ पे अच्छा ही रिटर्न कमाएंगे, या आपका वेल्थ क्रिएशन जर्नी इंटैक्ट रहेगा। तो नॉर्मली जो हमने गोल्ड या रियल एस्टेट पर्टिकुलरली के लिए बात किया था, वो अगर हम इक्विटी मार्केट में भी वही ट्रेड्स रखते हैं तो शायद से हमें गोल्ड भी हमें सॉरी इक्विटी मार्केट भी हमें वेल्थ क्रिएट करके देगा, या तो। और एक एडवांटेज ऐसा है रियल अपना इक्विटी मार्केट में कि वो वोलेटाइल होने की वजह से अगर आप रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते हो तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मिलती रहती है एट अ रेगुलर इंटरवल, बराबर सर? या जी जी। Should I go on the next question, sir? Yes, sir. Yes. Okay. So, how does compounding work over the long term, and why does staying invested matter so much for this? एक कहावत है ना, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड इज कंपाउंडिंग। जितना दिन आप पैसा रखेंगे उतना आपका ग्रोथ होगा, मैथमेटिक्स है, राइट। Perfect. वो कंपाउंडिंग इफेक्ट में आता है अगर आप उतना दिन रहेंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि काफी अवधि हो गया तो कोई एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, जस्ट कंपाउंडिंग बता रहा हूँ। मेरा एक फंड में इन्वेस्टमेंट था इन 2012, राइट। 1 लाख, आज के डेट में 15 लाख हुआ है ना। यहां से अगर वो फंड थोड़ा खराब भी परफॉर्म किया तो इक्विटी के एवरेज के हिसाब से 10% दे जाएगा। 2012 से 2024 अगर 1 का 15 हुआ है तो मोर और लेस 1 लाख में कमा रहा हूं साल का, राइट। बट अभी आप देखिए, अगर 10% भी रिटर्न आया तो मैं 1.5 लाख कमाऊंगा साल का, क्योंकि मेरा बेस 15 लाख हो गया। दैट इज हाउ कंपाउंडिंग वर्क्स। धीरे धीरे जितना आप टाइम दोगे उतना आपका कंपाउंडिंग मोर पावरफुल होगा। अब यहां से मैं 1.5 लाख देखूं या फंड परफॉर्मेंस देखूं, मुझे तो 1.5 लाख चाहिए, राइट। लोग यहाँ आके कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है। पैसा आपको परसेंटेज टर्म्स में नहीं मिलता है, रुपी टर्म्स में मिलता है। तब जो कंपाउंडिंग बढ़ेगा उसका आप लाभ ही उठाओगे अगर उतना दिन आप इन्वेस्टेड रहे हैं। दो तरफ से नहीं हो सकता। यू कांट टाइम द मार्केट एंड गेट कंपाउंडिंग। यू हैव टू गिव टाइम टू द मार्केट एंड देन कंपाउंडिंग हैपेंस। फिर वो रिवार्ड देता है ना। बराबर। आप अगर मेहनत किए हैं तभी फल आता है। अगर मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत आपसे क्या चाहिए कि आप अपना काम करें और पैसा फंड मैनेजर के पास रहे, और कुछ नहीं चाहिए। आप अपना लाइफ लीड करें जैसे आप लीड कर रहे हैं, और बाजार में आप पैसा रोक दें। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए। कहना बहुत आसान है, करना मुश्किल है। धीरे धीरे आप ये सीखते हो, क्योंकि आपने ही पहले शुरुआत में कहा था वॉरेन बफे के बारे में, एक ही इन्वेस्टर है जो 30-40 साल से एक ही स्टॉक लेके बैठा है, राइट। बट उसने क्या किया, अच्छा कंपनी का चयन किया और बैठा, कंपनी फिर काम कर रहा है। सो दिस इज हाउ दे मेक मनी वर्क फॉर यू ना। बट अगर 4 ट्रिलियन से 8 ट्रिलियन जाएगा इकोनॉमी, ऐसे बहुत कंपनीज हैं जो अच्छे करेंगे। एक अच्छा फंड मैनेजर का कैपेबिलिटी है कि 50 से 60 अच्छे कंपनीज उससे चूज करके आपको एक पोर्टफोलियो के जरिए में दे सकता है। फिर आप वो पोर्टफोलियो में बैठें और 15 साल, और मैं अगर हम वापस आके इसको हम फिर से एक रिकॉर्ड कर सकते हैं तो मेरा यही गुजारिश रहेगा कि 15 साल में जो वो वेल्थ बनेगा उसमें से स्वप्निल जी और हमें एक छोटा सा लंच आप खिला दीजिएगा। बहुत सिंपल है। बट जो नहीं रहा 10-15 साल, वो कंपाउंडिंग का जो रियल इंपैक्ट है ना, वो महसूस नहीं कर पाएंगे। परफेक्ट सर। एक्चुअली एक गोल्डन रूल ऑफ 72 भी होता है जो हम बात करते हैं बार-बार लगा। आप बताएं गोल्डन रूल ऑफ 72। 72 को अगर 72 को आप परसेंटेज रिटर्न से डिवाइड कर दो
तो आपका कितने साल में पैसा डबल हो जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग से, वो बताते हैं। तो अगर मैं इक्विटी में लेट से 12% भी बात करूं तो 72 डिवाइड बाय 12 अगर करूं तो हर 6 साल में डबल होता है, होना चाहिए इनफैक्ट। ओके, तो 6 साल में 1 लाख का 2 लाख होगा, 12 साल में 2 लाख का अपना 4 लाख होगा, 18 साल में 4 लाख का 8 लाख होगा, 24 लाख में 8 लाख का 16 लाख होगा, और 30 साल में 16 लाख का 32 लाख होता है। सो पहले 6 साल में खाली 1 का 2 ही हुआ, लेकिन लास्ट के 6 साल यानी 24 से 30वें साल में हमने 16 का 32 देखा, यानी 16 लाख आपने 6 साल में बढ़ा दिए। So that is how the power of compounding. Unfortunately, अपना एज अ इन्वेस्टर या एज अ हम ये सब जानते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब थोड़ा सा कहीं तो भी हम इमोशनल हो जाते हैं। सो अगर ये जर्नी आप कंटिन्यू करें, तो इसलिए वॉरेन बफेट अगर बार बार वही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज सिंपल बट नॉट इजी। वो इजी नहीं है, सिंपल है, बट सबको कॉम्प्लेक्स करना चाहते हैं, वही अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम खड़ा करता है। सो शुड आई मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन? रूल ऑफ 72 में मैं कुछ बोलूं? जी जी प्लीज सर। तो मैं आपसे यही, जितने भी लोग देख रहे हैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि आप एक पार्टनरशिप करें रूल ऑफ 72 पे। अब स्वप्नल जी ने बताया कि अगर 12% के हिसाब से आप पैसा लगाएं तो 6 साल में मनी डबल होता है। तो आप एज एन इन्वेस्टर ना, आप एक पार्टनरशिप शुरू कीजिए, आप और एनजे। आप एनजे से ये बोलिए कि आप 12% डालेंगे तो मैं भी 12% ऐड करूंगा, राइट? अब रूल ऑफ 72 से क्या होता है ना, 6 साल में मनी डबल होता है और ये बराबर का पार्टनरशिप होता है, राइट? तो एनजे की तरफ से 12% का रिटर्न कैसे लाना वो अपने फंड मैनेजर ढूंढेंगे, और आपका ये कर्तव्य होता है कि आप थोड़ा 12% एडिशनल एवरी ईयर डालो, तो ये मनी डबल 3 साल में होता है। फिर जो आपने स्वप्निल जी ने बताया कि वो 6 साल 8 साल, वो कंपाउंडिंग थोड़ा पेन एंड पेपर में देखेंगे ना, वो जो पावर आपके हाथ में आएगा नंबर का ना, वो शायद आपके विश्वास के बाहर थोड़ा जाएगा, लेकिन सिंस ये मैथमेटिक्स है ये करेक्ट है। तो आप एक पार्टनरशिप चालू कीजिए, और जो इसका जो एक्चुअल मैजिक होता है 3-4 साल बाद, वो मैजिक आप एंजॉय कीजिए। तो डियर इन्वेस्टर, इन शॉर्ट मोहंती सर ये बोल रहे हैं कि आपके हाथ में क्या है, तो आपके हाथ में अपने इन्वेस्टमेंट हर साल इंक्रीमेंट करना है। ये हर साल आपका खर्चा बढ़ता है, हर साल आपका इनकम बढ़ता है, बट क्या हर साल आपका सेविंग बढ़ाते हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं? अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे और ये मार्केट का अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हमने 12% पकड़ा है, तो 12% से आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ना और 12% से मार्केट का रिटर्न आना, यानी 24% से अगर पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, हर 3 साल में आपके चांसेस ज्यादा है कि आपका पैसा आपको डबल दिखे। लेकिन ये अपने को बने रहना है और इंटैक्ट रखना है, ऐसा सर का कहना है। थैंक यू सर। तो और आगे क्वेश्चन ले सर एक और जी। तो could you share a real example how missing just a few market days affect overall returns? Because आपने बात की थी कुछ दिन में रहूं, टाइमिंग भी करूं और पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी एंजॉय करूं, ये पॉसिबल नहीं होता है, बट नॉर्मली पीपल वांट टू टाइम द मार्केट। बट अगर हम ये कुछ दिखा पाए कि भाई अगर आपने कुछ दिन मिस कर दिए मार्केट के, तो हमारा क्या फायदा या नुकसान हो सकता है? तो मैं अपना पर्सनल थोड़ा एक एग्जांपल देना चाहता हूं स्वप्निल जी, क्योंकि 2007-8 में फर्स्ट टाइम हमने एक्चुअल वॉलेटिलिटी देखा, बाजार क्रैश किया था, और तब शायद रिस्क टेकिंग एबिलिटी इतना ज्यादा नहीं था या मार्केट का नॉलेज नहीं था, तो इंडस्ट्री के ना 60% ऑफ एसआईपीज बंद हो गए थे, राइट? लेकिन पोस्ट दैट मार्केट रिबाउंडेड इन सच अ वे दैट मनी मार्केट डबल्ड इन 1.5 years। तो जिनका एसआईपी बंद हो गया था उनके हाथ से ये रिटर्न गया। नाउ मैं भी वही था कि 2008 के बाद शायद मेरा रिटर्न या नॉलेज नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब ये कोविड आया मैं बहुत क्लियर था कि ये पूरा तो जे कर्व ऑफ द मार्केट जिसको कहते हैं ऐसे नीचे जाता है, उसमें पूरा मैं इन्वेस्ट करता रहूंगा। जितना मार्केट अगर 10% टूटा तो मैं 10% डालूंगा, ऐसे मैंने, क्योंकि मेरा एसेट एलोकेशन होता है 60-40, 40% मेरे पास डेट था, तो मैं निवेश करते गया। जब ये कोविड के बाद जो मार्केट रिटर्न आया, मेरा ओवरऑल पोर्टफोलियो में ना, आई गॉट ए किकर ऑफ एब्सोल्यूट 2% ऑन माय ओवरऑल पोर्टफोलियो, और मेरा पोर्टफोलियो आज की डेट में इतना हेल्दी है कि कोई भी क्रैश का वो एक कुशन बन गया है। कि जब आप सपोज ये कोविड का
जिसने भी एसआईपी स्टॉप किया ना 1 साल के लिए, वो अपसाइड भी मिस हो जाता है। बराबर। अगर मुझे पता होता कि कल मार्केट ऊपर जाएगा और मैं आज निवेश करूं, वही ब्रिंग बैक माय स्टेटमेंट में सैलरीड इंडिविजुअल नहीं रहता है। किसी को नहीं पता कि कब कोई खरीदेगा, स्पेशली एफआई एक्शन कब आता है। ये नॉलेज जानना बहुत एक सीजन इन्वेस्टर का, वो भी शायद नहीं जान पाते। तो जो हमारे कंट्रोल में है वो मार्केट में रहना। थोड़ा अगर कुछ डेटा तो कहता है कि 10 दिन आप मिस कर जाते हो, थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो क्या इम्पैक्ट होता है एक फंड में 30 दिन मिस किए, तो ऐसा थोड़ा गूगल कर लें, वो आपको मिल जाएगा। बट द सिंपल पॉइंट आई एम मेकिंग इज, जो आपके कंट्रोल में है वो है बाजार में रहना। बाजार में बाहर जाके आप वापिस आना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाजार आपको चांस भी नहीं देता है। सबको लग रहा था बाजार क्रैश कर जाएगा जनवरी में। लास्ट मंथ इंडस्ट्री के आंकड़े आए हैं, काफी लास्ट टू लास्ट मंथ काफी रिडम्पशन हुआ था। उनको लगा था कि बाजार नीचे जाएगा क्योंकि ग्लोबल ट्रेंड्स ऐसे थे। बट हमारे जो डेटा पॉइंट्स है वो ग्लोब से विपरीत है। हमारा डेटा पॉइंट्स ठीक है भारत का, और इतना गर्व के साथ हम लोग अभी इंडिया के डेटा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और अच्छा भी लगता है। इसलिए जो कंट्रोल में है वो अगर आप रहेंगे तो ये छोटे छोटे जो मिसेज हैं वो मिसेज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, और आप पूरा मार्केट का वैल्यू लेते हैं। जैसे आप वॉरेन बुफे बोल रहे हैं, एक कार्ल रिचर्ड्स है, उनका एक बहुत अच्छा स्लाइड है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न और इन्वेस्टर रिटर्न। बाजार तो पैसा बना रहा है, आप पैसा बना रहे हो कि नहीं इज मोर इम्पोर्टेंट। और वो पैसा बनाओगे जब आप पूरा इन्वेस्टमेंट रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में रहोगे। द ओनली वे यू कैन डू इट इज बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड। परफेक्ट। तो आपने ये कहा कि भाई मार्केट जब फॉल होता है तो आप अपना इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, बाकी आप डरे हुए रहते हैं। लेकिन यही अगर जब भी आपने एक क्वेश्चन में बोला था कि गोल्ड एंड रियल एस्टेट में जब नॉर्मल प्राइसेस नीचे होते हैं तो हम लेने जाते हैं, तो वहां पे अगेन वो डबल स्टैंडर्ड होता है कि इक्विटी में मार्केट गिरता है तब लेते नहीं है, बाकी की अगर मार्केट में अभी बिग बिलियन डे लगा या सेल लगा तो लोग लेने जाते हैं, लाइन लगाते हैं। तो अगर वहां पे ले तो आपका एवरेजिंग आउट भी होता है, जब मार्केट रिकवर कर जाता है जैसा जे शेप रिकवरी आपने बोला, तो वहां पे आपका वेल्थ और अच्छा क्रिएट हो सकता है। और इसी में सर आपने एक बात कही थी कि मेरा एसेट एलोकेशन 60-40 है। सो जस्ट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू अलाउ मी, मैं वही पूछने जाने वाला था कि भाई व्हाट रोल डज एसेट एलोकेशन प्ले इन मैनेजिंग रिस्क ड्यूरिंग वोलेटाइल टाइम्स? देखिए, वॉलेटाइल टाइम नहीं, ऑल टाइम्स मेरा एक पेट डायलॉग है। और क्योंकि 95% ऑफ योर वेल्थ इज क्रिएटेड बाय, नॉर्मली क्या होता है ना, 95% ऑफ योर वेल्थ इज क्रिएटेड बाय एसेट एलोकेशन, ओनली 5% ऑफ योर वेल्थ इज क्रिएटेड बाय मार्केट मूवमेंट। बट नॉर्मली क्या होता है, 95% ऑफ द डिस्कशन आर ऑन मार्केट मूवमेंट एंड 5% ऑन एसेट एलोकेशन। क्योंकि कब क्या कौन सा एसेट चलेगा उसका जानना बहुत मुश्किल है। अगर 10 साल का आप रिटर्न देखें तो शायद गोल्ड अभी इक्विटी को आउट परफॉर्म कर रहा है। जो गोल्ड में इन्वेस्टेड नहीं है वो पूरा मिस कर रहे हैं इसको। द अदर पार्ट इज, एक रिस्क ऑफ एवरी एसेट क्लास रहता है, वॉलेटिलिटी ऑफ एवरी एसेट क्लास रहता है, उसको कुशन करने में। और आपका जो रिटर्न है, सपोज आपका रिटर्न आपको चाहते हैं कि 10 के 12% का रिटर्न आए, आप पूरा इक्विटी में जाएंगे तो जिस दिन आपको सपोज आपको पैसे की जरूरत है और उस दिन मार्केट नीचे गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसको 12% अगर आप 2-3 एसेट में आप स्प्लिट करें, डेट, इक्विटी, गोल्ड में, तो चांसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ये रिटर्न बढ़ जाता है। एक बहुत अच्छा डेटा है, अगर आप ये भी गूगल कर सकते हैं, जो मल्टी एसेट फंड्स है हमारे इंडस्ट्री के, उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मीडियन रिटर्न ओवर अ पीरियड ऑफ 10 years इज हायर देन फुल इक्विटी। क्योंकि मार्केट साइक्लिकल होता है, एसेट भी साइक्लिकल होता है, राइट? लेकिन टू कुशन योर इन्वेस्टमेंट्स एंड गेट टू योर प्रोबेबल रिटर्न, एसेट एलोकेशन इज अ सुपीरियर वे। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, ऐसे हम बचपन में पढ़े थे, ये वही कहानी है। अगर बास्केट में दूसरे हर तरीके से चीज रखें, आपका रिस्क प्रोफाइल और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न हम कहते हैं कि सबका एक रिस्क होता है, रिस्क मिनिमाइज थोड़ा नीचे रख के रिटर्न तक कैसे जाएंगे, ये एसेट एलोकेशन हेल्प करता है।
तो इन शॉर्ट सर, आपने ये कहा कि भाई हमें मालूम नहीं कि कौन सा एसेट क्लास कब कैसे रिटर्न दे। बेटर है कि अगर मैं सब एसेट क्लास में थोड़ा बहुत प्रेजेंस रहूं डिपेंडिंग अपॉन मेरा रिस्क एपेटाइट, तो मुझे हर एक एसेट क्लास का फायदा इन ऑल टाइम कभी ना कभी मिल पाएगा। ओके। एंड सेकेंडली, यस जो मल्टी एसेट एलोकेशन अगर होता है उनका चांसेस मीडियन रिटर्न का आने का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फुल इक्विटी स्कीम्स, बराबर। जी तो जी। या यस, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं सर कि हाउ शुड इन्वेस्टर लिंक देयर इन्वेस्टमेंट टू स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल टू अवॉइड रिएक्टिंग इम्पल्सिवली टू मार्केट नॉइज। कि एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आप क्यों निवेश करते हैं? कुछ तो रीजन होगा। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं वेल्थ क्रिएट करते हैं। तो वेल्थ कितना आप क्रिएट करते हैं? मुझे बराबर। बेस्ट रिटर्न चाहिए, ठीक है। कितना रिटर्न चाहिए? जब तक आप ये डिफाइन नहीं करते हैं तो आपका जो जर्नी होगा बहुत माइंडलेस होगा। एक एक सेविंग्स होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है। अगर ये दोनों एक ही चीज होते हैं तो डिक्शनरी में एक ही वर्ड होता है। हम ये मानते हैं जब आप एक सेविंग को एक पर्पस देते हैं तो वो इन्वेस्टिंग हो जाता है। एक मायने लेके आप आते हैं तभी आपका एक जर्नी बनता है। आपको क्या चाहिए? सपोज स्वप्निल जी को अपने लाइफ में क्या चाहिए और मुझे क्या चाहिए लाइफ में बहुत अलग है। इसलिए उनका जो पर्पस है या वाई है और मेरा वाई में बहुत अंतर है। इसलिए उनका जो पोर्टफोलियो बनेगा उनके पर्पस के हिसाब से बनेगा और मेरा जो पोर्टफोलियो बनेगा मेरे पर्पस के हिसाब से बनेगा। सपोज आपको 10 साल बाद से 25 लाख चाहिए। आपको क्लियरली दो चीज मिलते हैं कि 10 साल आपके पास है और 25 लाख आपको चाहिए। उससे आपको एक रिटर्न मिलता है कि इतना, फिर रिटर्न, इतने रिटर्न से आपको 25 लाख बनेगा। वो रिटर्न के हिसाब से एक एसेट एलोकेशन बनता है। ये 5 स्टेप का प्रोसेस है। आप खुद से खुद पूछिए कि आपको क्या चाहिए, जिसे हम कहते हैं गोल सेटिंग। और सबका गोल अलग है और सबका गोल करेक्ट है, क्योंकि सबका लाइफ करेक्ट है। आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ से? गोल सेटिंग के बाद जो हम कहते हैं रिस्क प्रोफाइलिंग। देखिए, मैं ये मानता हूं कोई रिस्क लेके पैदा नहीं होता है। रिस्क प्रोफाइल भी लोगों का लाइफ के हिसाब से चेंज होता है। 25 साल में मेरा रिस्क प्रोफाइल कुछ और था, शादी के बाद कुछ और बना, बेटे के पैदा होने के बाद कुछ और बना, आज जब मैं रिटायरमेंट की ओर पैसा निवेश कर रहा हूं तो रिस्क प्रोफाइल बहुत अलग है, स्टेज भी अलग हो जाता है। तो रिस्क प्रोफाइल एक जर्नी होता है और जब मार्केट 30-40% टूटता है तो शायद रिस्क प्रोफाइल हमें और भी बेहतर खुद के बारे में पता चलता है। रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनता है। पोर्टफोलियो बनना बहुत आसान चीज है। उसके बाद जो स्वप्निल जी बोल रहे हैं डिसिप्लिन, वो आ जाता है। पोर्टफोलियो में डटे रहना इज मोर इम्पोर्टेंट। इसके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। एट एंड ऑफ एवरी पीरियड, एक पीरियड आप देखिए, पोर्टफोलियो का एक रिव्यू होता है। आप जो गोल लेके बैठे हैं वो गोल पे आप चल रहे हैं कि नहीं। अगर कुछ इधर उधर हो तो आप और आपके एडवाइजर के बीच में एक रीबैलेंस प्रोसेस होता है। वो रीबैलेंस करके आप रास्ते में वापस आते हैं। इसलिए जब आप बैठते हैं एडवाइजर के पास, आप भी अपना क्वेश्चन लेके बैठे, फिर वो डिस्कशन ना मीनिंगफुल होता है। और डिस्कशन जब तक आप गोल तक ना जाए तब तक आपके लाइफ के पे कोई मीनिंग नहीं है। अगर बेस्ट फंड आपको चाहिए तो बेस्ट फंड आपके गोल के हिसाब से है कि नहीं, वो थोड़ा चयन करना चाहिए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान इज योर गोल। If you don't know why you are investing, you will never know where to invest. Right? मोस्ट इंपॉर्टेंट कि सबका लाइफ, आप ये क्यों निवेश कर रहे हैं? लाइफ बेहतर बनाने के लिए। तो क्या बेहतर होगा वो आप जानते हैं। तो आपका जो बेहतर है आपके लाइफ के बारे में, उसको लिखिए और उसके बाद एक डिस्कशन चालू किए विद योर एडवाइजर, फिर सोल्यूशन आएगा। सबका सोल्यूशन अलग होता है, इसलिए इसको पर्सनल फाइनेंस कहते हैं। जी जी जी। सो डियर इन्वेस्टर, मोहंती सर ये कहना चाहते हैं कि भाई जैसा अपने लाइफ का कोई पर्पस होता है वैसा इन्वेस्टमेंट का भी पर्पस हो तो वो मीनिंगफुल होता है। और आपके लिए एनजे पार्टनर्स के पास एक फाइनेंशियल नीड यूटिलिटी एक टूल है जहाँ पे आप उनके साथ बैठ के ये अपने लाइफ के जो फाइनेंशियल नीड्स है वो आप सेटअप कर सकते हो और अपना प्रोग्रेस भी देख सकते हो।
बिकॉज अनलाइकली इन म्यूचुअल फंड अदर प्रोडक्ट लॉक इन नहीं है, तो आपको जब कभी भी पैसे की आवश्यकता रहेगी तो आपका पहला नजर म्यूचुअल फंड में जा सकता है, पर्टिकुलरली इन दिस वोलेटाइल मार्केट। और ये हम देखते हैं बिकॉज उनका कोई पर्पज नहीं है इन्वेस्टमेंट का, इसीलिए। बट अगर वो पर्पज रहेगा और वो वोलेटाइल मार्केट रहेगा तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं रिडम्पशन या मैं एसआईपी स्टॉप करना है तो कहाँ से करूँ, मैं अपने रिटायरमेंट नीड में से करूँ, मैं अपने बच्चों की नीड में से करूँ, या मेरे बच्चों के शादी के नीड में से करूँ। तो फिर आपको ये थोड़ा सा एक इमोशनल जो ये अटैचमेंट होता है, ये आपको जो बोल सकते हैं कि अनटाइमली या अनवांटेड डिसीजन नहीं लेने देगा, और वो आपको बनाए रखेगा। बिकॉज आपको याद रहेगा कि ये पर्टिकुलर नीड जो है मेरी आज नहीं आने वाली है, वो कोई 4, 5, 10, 12, 15 साल बाद आने वाली है। तो आपके लिए इसे साइकोलॉजी में हम कहते हैं, इन्वेस्टर बिहेवियर में, कि भाई मेंटल अकाउंटिंग, अगर आप ये मेंटल अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको कोई भी अनटाइमली डिसीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिमिलरली आप एक पर्पस के साथ इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको वहां पे गैप भी दिखता है कि आप जो अभी नॉर्मल एसआईपी कर रहे हो, जो आपकी एसआईपी है उसके लिए अगर कंटिन्यू रखते हो तो इतना ही पैसा बनेगा, जबकि आपको इतने रुपयों की आवश्यकता है। तो गैप बना ये करने के लिए, फील करने के लिए आपको एडिशनल कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा लमसम में या एसआईपी में, वो दिखाई देगा। तो देन यू विल टेक अ एक्शन। जैसा मैंने कहा था कि आपका इनकम बढ़ता है, आपका खर्चा बढ़ता है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ता है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा। ठीक है सर? तो शुड आई टेक नेक्स्ट क्वेश्चन सर? या सो व्हाट आर हाइब्रिड फंड्स, बैलेंस फंड? बिकॉज हमने मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या एसेट एलोकेशन की बात की थी, तो ये क्या होते हैं सर, एंड हाउ कैन दे हेल्प इन नेविगेटिंग द मार्केट्स अप्स एंड डाउन, पर्टिकुलरली वोलेटाइल मार्केट? एक्चुअली बैलेंस्ड एंड हाइब्रिड वो फंड्स होते हैं जो एक से ज्यादा एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं। एसेट क्लास जैसे इक्विटी हो गया, डेट हो गया, या कमोडिटी हो गया। कमोडिटी यानी गोल्ड या सिल्वर, ये सबको मिला के जब एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो वो बैलेंस्ड हो जाते हैं या हाइब्रिड हो जाते हैं। एवरी एसेट क्लास का एक जर्नी होता है, एवरी एसेट क्लास का एक रिस्क प्रोफाइल होता है, एवरी एसेट क्लास का एक रिटर्न प्रोफाइल भी होता है। जब आप इनको मिला देते हैं तो जो रिस्क रिटर्न बनता है कि रिस्क के मामले कितना आप रिस्क लेते हो उस हिसाब से कितना रिटर्न आपको मिलता है, वो एक बेहतर बनता है, राइट। इसलिए ग्लोबली अगर आप यूरोप के हैं, यूरोप में ज्यादातर लोग उनके रिटायरमेंट का पैसा मल्टी एसेट फंड्स में लगाते हैं, ऐसा डेटा कहता है, क्योंकि तीनों एसेट क्लास के साइकिल वो पकड़ते हैं, which is a superior way of investing for the longer term. जो रिस्क होता है मार्केट में वो थोड़ा कुशन हो जाता है। इंडस्ट्री में भी कैटेगरीज ऑफ हाइब्रिड फंड्स हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप लोएस्ट रिस्क हाइब्रिड से बैलेंस फंड जाके आप मल्टी एसेट भी ले सकते हैं, जो हम सेविंग्स हाइब्रिड कहते हैं, या नॉर्मल जो पहले हम बैलेंस फंड कहते थे, और आज के डेट में मल्टी एसेट्स है। तीनों के रिस्क प्रोफाइल्स हैं और तीनों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको आपके पोर्टफोलियो को क्या बेस्ट सूट करता है, वो थोड़ा आप अपने पार्टनर या डिस्ट्रिक्ट एडवाइजर के साथ बैठ के आप फिट कर सकें। और मोर इम्पोर्टेंट, इसमें आप लॉन्ग टर्म रहें तो अच्छा है। प्लीज वन कैविएट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि दो चीजें आप थोड़ा ध्यान में रखें। ऐसा नहीं कि हाइब्रिड फंड आपका एसेट एलोकेशन करता है। एसेट एलोकेशन ऑफ द हाइब्रिड फंड उसका अपना रहता है, राइट। वो आप एक ध्यान रखें। मोर इम्पोर्टेंट, ये जब बाजार नीचे जाता है तब खरीदने का प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रोडक्ट अपने मेरिट पे खरीदने का प्रोडक्ट है। ज्यादातर लोग हाइब्रिड का बात करते हैं जब बाजार थोड़ा वॉलेटाइल हो जाता है, ये वो प्रोडक्ट नहीं है, उसका अपना बेनिफिट्स है। और अगर मैं मल्टी एसेट कहूँ, उनका डेटा आप कहें तो लॉन्ग टर्म में बहुत उसका भी बहुत अच्छा मेरिट आके बैठ रहा है ओवर एनी अदर एसेट क्लासेस। तो वो फंड के मेरिट के लिए आप खरीदेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ मार्केट मूवमेंट। बराबर। तो डियर इन्वेस्टर्स, सर ये कहना चाहते हैं कि भाई हमें जैसा कौन सा एसेट क्लास अच्छा करेगा ये मालूम नहीं है, बट अगर आप हाइब्रिड फंड में जैसा एक एग्जांपल लेते कि एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड जो 65-35 नॉर्मली इन्वेस्ट करता है, आप क्या चाहते हो कि जब मार्केट ऊपर जाए तब मैं बेचूं और मार्केट नीचे जाए तब मैं खरीदूं। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड इसका मेरिट ही अपने आप करता है, बिकॉज अगर 65-35 में मेंटेन करता हूँ
और मार्केट ऊपर जाता है तो मेरा 65% इक्विटी एलोकेशन ऊपर जाएगा, 35% अपने आप कम दिखेगा। तो 65-35 करने के लिए इक्विटी में से डेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, यानी राइजिंग मार्केट में मैंने प्रॉफिट बुक किया एज अ फंड मैनेजर। बट जब मार्केट नीचे जाता है तब मेरा 65% नीचे दिखेगा एंड 35% मेरा डेट है अपने आप ऊपर दिखेगा। तो इन दैट केस जब 65-35 रिस्टोर करना है तो इनडायरेक्टली डेट में से इक्विटी में आना पड़ेगा, यानी डेट में से बेच के इक्विटी में खरीदना पड़ेगा। तो फॉलिंग मार्केट में मैं खरीद रहा हूँ, यानी एवरेजिंग आउट कर रहा हूँ। तो जो आप चाहते थे वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। सिमिलरली कोई भी एसेट क्लास का रिटर्न आप देखोगे, ऑल द 3 एसेट क्लास कभी भी हार्डली आपको एक साल में ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो कभी कौन सा एसेट क्लास ऊपर जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है, तो ये मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है। बट बेटर है कि अगर मैं ये इन्वेस्ट रहूं तीनों इसमें तो मुझे एक ऑप्टिमम रिटर्न मिल सकता है। सो इसीलिए एसेट एलोकेशन विथ हाइब्रिड फंड करना चाहिए। शुड आई मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? यस। Yeah. So how can SIP top up and lump sum investing during corrections improve long-term wealth creation, sir, or outcome? देखिए, एसआईपी से मोर पावरफुल एसआईपी इज टॉप अप, जी राइट। जैसे आप कह रहे थे कि लाइफ में आपका सब कुछ बढ़ता है लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं बढ़ता है। ये एक बहुत सिंपल और बहुत पावरफुल टूल है कि आप अपना लाइफ के साथ सब बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी अपने आप बढ़ा दे, ऑटोमाइज भी कर सकते हैं। मेरा एक बहुत ट्विटर में मेरा एक ट्वीट चला था, उसके बारे में थोड़ा बोल दूं कि 35,000 रुपीज का एसआईपी टॉप अप एट 10%, 10% का टॉप अप करें ईयरली एट 10% रिटर्न क्रिएट्स 1 करोड़ इन 10 years। बहुत सिंपल, 35,000, 10% का टॉप अप, 10% का रिटर्न, 10 साल में 1 करोड़ बनाते हैं। आपको 2 करोड़ चाहिए, आप 70,000 करें, नहीं तो आप रिटर्न बेहतर देखें। वो 10% के हिसाब से अब 10 साल में बनता है, नहीं तो नॉर्मली ये 14 या 15, 14 साल में बनता है। 3 साल आप गेन करते हो, एवरी टॉपअप में आप साल गेन, टाइम गेन करते हो। तो उस हिसाब से थोड़ा आप, आई एम श्योर एनजे के प्लेटफॉर्म में ये सब कैलकुलेटर्स अवेलेबल है। थोड़ा कैलकुलेटर्स में बैठेंगे ना तो छोटा छोटा टॉपअप में इतना आपका वेल्थ क्रिएशन चेंज हो सकता है। मैथमेटिकली इसको थोड़ा बढ़ें। देखिए, आपका पैसा है, आप पैसे का ध्यान नहीं रखेंगे तो पैसा आपका ध्यान नहीं रखेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं ये मानता हूं एसआईपी, नो एसआईपी शुड बी स्टार्टेड विदाउट अ टॉपअप। एटलीस्ट 10% टॉपअप के साथ तो आप चलेंगे। नेक्स्ट ईयर तो आपका लाइफ 10% ज्यादा मांगेगा ऑन खर्चा, तो आप इनबिल्ड कर दें, बेटर है। सो इन शॉर्ट क्या होता है कि टॉपअप एट एनजे, एसआईपी टॉपअप हम सभी स्कीम में अवेलेबल करते हैं जब हमारे प्लेटफॉर्म से आप इन्वेस्ट करते हो। इनफैक्ट टॉपअप 100 रुपए से भी चालू होता है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ी अमाउंट करना है आपको टॉपअप, बट इट इंश्योर्स दैट कि आपका खर्चा बढ़ रहा है, आपकी इनकम बढ़ रहा है, तो हर साल आपका इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि मैं 2 साल बाद सोचूंगा, अगले साल मैं आऊंगा और अपना एसआईपी बढ़ा दूंगा, लेकिन हार्डली हैंडफुल ऑफ पीपल आर डिसिप्लिन और वो खुद आके करते हैं। बाकी तो उनके एसआईपी हम देखते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल उसी अमाउंट की कंटिन्यू रहती है, बढ़ाते नहीं है। लेकिन एसआईपी टॉपअप अगर आप देते हो, सपोज आपने 10,000 रुपए का एसआईपी किया और 1,000 रुपए का टॉपअप दिया, तो 12 इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपीज के जाएंगे। फिर जो 13वां इंस्टॉलमेंट है वो 1,000 रुपए से बढ़ के 11,000 रुपया महीना जाएगा। फिर 25th मंथ से फिर से 1,000 रुपए बढ़ के वो 12,000 रुपीज पर मंथ जाएगा एंड 37 मंथ से लाइकवाइज 13,000 रुपीज पर मंथ जाएगा। तो आपको कुछ किए बिना आपका एसआईपी 1,000 रुपए से बढ़ रहा है एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। जैसा सर ने बोला कि इनएक्शन इज द बेस्ट एक्शन। तो आप एसआईपी टॉपअप करने का खुद से एक्शन मत लो, अपने आप एसआईपी टॉपअप का मैंडेट लगा लो तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो शुड वी मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन सर? लास्ट क्वेश्चन देते हैं। From your perspective, why should investor continue to believe in India's long-term growth story despite global uncertainties? देखिए, शुरुआत हुई थी ये डिस्कशन से कि हम इतने लकी हैं कि ये कंट्री में आज के डेट में हम जी रहे हैं। जितने भी अनसर्टेनिटीज हैं टीवी में आपको मिल रहा है। मेरा एक बहुत ही सिंपल सा एक चीज है, 9 बजे का टीवी बंद कर देंगे तो आपके लिए बेहतर है।
जो नॉइज है उसको आप निकाल दें, और आपको लगता है अगर उनके यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादा है तो आप अपना इन्फ्लेशन चेक कर लें। ये एक ही कंट्री है जिसके सब आंकड़े ठीक लग रहे हैं। हमारा इन्फ्लेशन ठीक ठाक है, ग्रोथ अगर चर्चा भी होता है ना, और 6% से नीचे नहीं जाना चाहिए, वर्ल्ड 2-3% में ग्रो कर रहा है, हमारा बहस हो जाता है अगर 6% के नीचे जाता है। 6% का ग्रोथ बहुत कोई कंट्री नहीं कर रहा है आज के डेट में। पॉपुलेशन हमारे साइड में है, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अंडर 30 इज इन इंडिया। आप सोचें 60, अगर 10 लोग हैं यंग, उसमें से 6, 30 के नीचे अगर 10 ह्यूमन बींग्स हैं वर्ल्ड में, तो 6 इंडिया में है। आगे जाके वर्ल्ड का जो सप्लाई ऑफ फ्रॉम लेबर टू सर्विस टू एवरीथिंग इंडियंस विल प्रोवाइड, राइट। कई कई कंट्री में तो इलेक्शन में भी इंडियंस ही चला रहे हैं आज के डेट में, वो आगे जाके ये बढ़ेगा। द एक्यूमेन ऑफ इंडियंस इज सुपीरियर। मोर इम्पॉर्टेंट आई थिंक जो इकोनॉमिक प्रूडेंस जो इंडियन इकोनॉमी ने दिखाया ओवर द लास्ट 10-15 years थ्रू रिफॉर्म्स एंड कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स इज पुटिंग इंडिया एट एन इनक्रेडिबल स्टेज। प्लीज अंडरस्टैंड 2005 में, और ये डेटा है आप गूगल भी कर सकते हैं, 2005 में इंडिया का 69% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज कंसिडर्ड लो इनकम। 2030 में ये 15% होकर रह जाएगा। वन ऑफ द हाईएस्ट इंडिविजुअल वेल्थ क्रिएटिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है अभी। तो ये सब का इम्पैक्ट ना इकोनॉमी में पड़ रहा है, और इसके वजह से कंपनीज भी बढ़ रहे हैं, राइट। आप 3-4 साल में देखें, नंबर ऑफ कंपनीज जो बाजार में आ रहे हैं इन पब्लिक इशू, वो भी बढ़ रहे हैं, और ज्यादातर कंपनीज मिड कैप और स्मॉल कैप में है। जो आगे जब हम रिस्क हमेशा हाईलाइट करते थे कि मिड कैप्स में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्मॉल कैप में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो भी एक्सपेंड हो रहा है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मार्केट बहुत हो गया। इंडियन इन्वेस्टर अभी मार्केट को ओन करने लगे हैं। इन्फ्लेशन और रुपी दोनों थोड़ा बहुत कंट्रोल में है। मॉनसून बहुत बढ़िया चल रहा है, इसके वजह से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल रहेगा, ये साल नहीं अगले साल भी, क्योंकि ये साल का भी मॉनसून अच्छा चल रहा है। मैं हमेशा यही कहता हूं कि देयर इज अ रिस्क टू इन्वेस्टिंग, देयर इज अ रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग, देयर इज अ रिस्क टू इन्वेस्टिंग इन इंडिया, देयर इज अ रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग इन इंडिया। और आज के डेट में जब ये इकोनॉमी 4 से 8 ट्रिलियन जा रहा है, रिस्क टू नॉट इन्वेस्टिंग इज सो लार्ज, राइट। ये बेस्ट एसेट है वर्ल्ड का। ग्लोबल सेक्युलर कंक्लूजन है कि ग्रोथ स्टोरी इंडिया है। अब वो ग्रोथ स्टोरी में आप हिस्सा नहीं लेंगे तो प्रॉब्लम आपका है, किसी और का नहीं है। थोड़ा डायरेक्टली बात कर रहा हूं, बुरा मत माने, क्योंकि क्या हो रहा है ना, थोड़ा 1 मिनट लूंगा। कोई भी इन्वेस्टर या आदमी एक नया गाड़ी क्यों ले, उसका बहुत अच्छा रीजन आ जाता है। नया टीवी क्यों ले, सब रीजन आ जाता है। निवेश के टाइम में ना वो नीड फॉर इन्वेस्टिंग जगाना पड़ता है, क्योंकि 2 चीजें हो रही है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपका लाइफ बहुत लंबा चलेगा, आप लंबा जिएंगे, बिकॉज मेडिकल साइंसेस बढ़ रहे हैं। और वो ओल्ड एज में ना आपका एक ही साथी होता है, वो है पैसा। अगर पैसा नहीं है तो बहुत बुरा टाइम जाएगा, और वो बहुत आसान हो जाएगा अगर आप निवेश कर लें। सेकेंड, आपका लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है। वो लाइफस्टाइल फंड करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर नहीं कर रहे तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। बाकी मैं आप पे छोड़ता हूँ, आपका लाइफ है, आप बेहतर जिए और कमा के जिए, पैसा बना के जिए, ये हमारी ख्वाहिश रहेगी और शुभकामना भी। बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड मोर इम्पोर्टेंट स्वप्निल जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। तो थैंक यू सर। डियर इन्वेस्टर सर, ये लास्ट क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे थे, और मैं भी एक स्पिरिचुअल बुक पढ़ रहा था, तो समझ में आ रहा था कि ऊपर वाला जब आपको आपका फॉर्चून चेंज करना चाहता है ना, तो ऐसा नहीं होता है कि आपके घर में सोने का हंडा या फिर गोल्ड लाके दे। ओके, वो आपको सही समय में सही जगह लाके छोड़ता है। बाकी आपके कर्म, जिसे बोलते हैं ना, आपके कर्मा, वो डिसाइड करते हैं कि वो जी आपका जी। लाइफ। ओके, सो इंडिया में आपने पैदा होना और ये फेज में पैदा होना जहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमी है, कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है। ओके, आप यहाँ पे आए और आपने आज का ये सेशन सुना। अब इसके ऊपर आपको ये डिसाइड करना है कि कैसे करना है, आगे क्या स्टेप लेना है। बिकॉज बिल गेट्स भी ये कहते हैं कि
if I was not knowing anything and if I did it, so that was not my fault. But if I was knowing everything and still I didn't do it, तो then ये मेरा fault है. Okay. So अभी आप सब जानते हैं, सब चीजें जानते हैं. ऐसा कहते हैं इक्विटी में कि it's a patient that gets tested, but it's a conviction that gets rewarded. तो हमारे देश का ऊपर हमारा कन्विक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए. चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस देश में रहे, लेकिन जो पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, वो हमें एक अच्छा मार्क देने वाली है. तो अगर एक कंडक्टिव गवर्नमेंट आएगी तो 8% से ऊपर ग्रोथ होगा. एक नॉन कंडक्टिव ग्रोथ गवर्नमेंट होगा तो शायद से 6% के आसपास रहेगी. 6 और 8% से नीचे तो जाना बहुत मुश्किल दिख रहा है. प्लस इन्फ्लेशन अगर 4% का ऐड कर दो, 10 से 12% का आपका ग्रोथ विजिबल है. बट नाउ उसके लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है कि पेशेंस बना के रखे, इन्वेस्टेड रहे और हर साल अपना इन्वेस्टमेंट ऐड करें. ओके. एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम हमेशा कहते हैं कि कोई स्कीम का रिटर्न आपके लिए मायने नहीं रखता है. आपके लिए एसेट एलोकेशन, आपका गोल, आपका इन्वेस्टेड रहना, पेशेंस, ये बहुत आपके कंट्रोल में, जो आपने मायने रखना चाहिए. ओके. रिटर्न्स इज नॉट इनटू योर कंट्रोल. अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपका एसेट एलोकेशन वाइज आपको 10% रिटर्न चाहिए और अगर आप इक्विटी से लेट से 12-15% रिटर्न अपेक्षित कर रहे हो और डेट से 8% अपेक्षित कर रहे हो, तो आप अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम है जिसने आपको 20% रिटर्न दिया और अगर आप उसके पास 20% ही इन्वेस्टेड हो और बाकी का 80% आप डेट में हो, तो 20 का 20 यानी 4% इक्विटी से आया, बाकी 80% जो आपने डेट में लाया वो आपको 6% दे रहा है. तो 8 6 48, तो आपका 4 + 4 4.8 ही होगा. ओके. 8.8 ही रिटर्न जनरेट कर पाओगे जो आपको 10% जनरेट करना था. तो डिस्पाइट हैविंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कीम इन योर पोर्टफोलियो, सिंस योर एसेट एलोकेशन वाज नॉट इंटैक्ट, इसलिए आप वो टारगेट रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए. लेकिन एक एवरेज रिटर्न देने वाली कंपनी है, लेट से 12% रिटर्न है. ओके. और आप 75% पोर्टफोलियो आप वहां पे रख रहे हो और बाकी का 25% आप डेट में रख रहे हो, तो 25 6 आपका हो जाएगा 1.5 और ये आपका 75 12 जो हो जाएगा वो 8.5 हो जाएगा. तो 8.5 प्लस 1.5 10% आप जनरेट कर रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 12% एवरेज रिटर्न देने वाली स्कीम है लेकिन आप 70-25% इक्विटी डेट एलोकेशन कर रहे हो, तब भी आप टारगेट रिटर्न जनरेट कर रहे हो. सो इट्स मोर ऑन आपके एसेट एलोकेशन पे डिपेंड करता है और वो डिपेंड होता है आपके रिस्क एपेटाइट पे. तो ये आप कीजिए और इसके लिए हमारे एनजे पार्टनर्स आपके लिए हमेशा हेल्प करेंगे. So once again, thank you, Mohanty sir, for generously giving your time. Okay, and thank you, investor. Any parting notes, sir? जो आप कहना चाहेंगे? Thank you so much for having me. आपने सब कुछ कह दिया. इसको जितना बोरिंग बनाएंगे उतना आपका बेहतर है. जितना आप डटे रहें उतना आपका पैसा बनता है. और मोस्ट इम्पोर्टेंट एक चीज होता है कि कुछ चीज बिलीव करना, कुछ चीज इंटरनलाइज करना. ये भारत का 10 साल जो जाएगा, ये बहुत ही बेहतरीन 10 साल है. ये जब तक आप इंटरनलाइज नहीं करते हो तब आपका नीड फॉर इन्वेस्टिंग जागेगा नहीं. इसके बाद कुछ रिस्क आ जाएंगे. रिस्क, पॉपुलेशन हमारा एजेड हो जाएगा, थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है. ये सब 8-10 साल के बाद आएंगे. उससे पहले जितना दिन आप निवेश करके बेस्ट टाइम ऑफ इंडिया अपने पोर्टफोलियो में ला सकते हैं, वो आप ही का ही बेनिफिट होगा. बट इसको आप इंटरनलाइज करें. सो आई विल एंड दिस सेशन विद द वॉरेन बुफेट कोट, जो कहते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसी मशीन है जो वेल्थ इम्पेशेंट इन्वेस्टर से पेशेंट इन्वेस्टर के पास ट्रांसफर करती है. तो पेशेंट इन्वेस्टर बने रहे. जब कभी भी मार्केट नीचे जाए और आपको पैसा निकालने की जरूरत हो तो आप पहले अपने फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर देखिए कि ये मैं कब इन्वेस्ट कर रहा था और तो वो टाइम आया है कि नहीं आया है. ओके. अगर वो भी आपने इंटैक्ट किया तो भी आपके पास आप वेल्थ बनाने के लिए रहोगे. ठीक है. सो ऑन दिस नोट I would like to thanks each one of you for giving your time for this investor meet and attending this investor meet. And special thanks to Mirai team and Mohanty sir for generously giving his time and इतना दिल खोल के इतना अच्छा आपने इंटरेक्शन किया. सिंपल और सोबर लैंग्वेज में आपने पूरा कॉन्सेप्ट को एलैबोरेट किया. सो थैंक यू सर वंस अगेन. डियर इन्वेस्टर, आप लॉग आउट कर सकते हैं. थैंक यू. नमस्कार.